A thin rod is being rotated about point O in horizontal plane. The rod carries uniformly distributed charge over it having linear charge density. दी हुई है. The rod is rotating with constant angular velocity 2 pi radian per second. If magnetic field strength at O is mu naught n by 4 pi ln2, then find the value of n. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो रॉड घूम रही है इसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर निकालनी है. अब यहाँ पर देखेंगे अगर तो ये रॉड का हर जो पॉइंट है, इस रॉड का हर एक पॉइंट है ये चार्ज की तरफ, ये चार्ज लिए हुए है. तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज है वो इस सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन घूम रहा है. अगर इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है तो ये क्या होगा, एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप जो आता है ये आ जाए म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर. और अगर कोई चार्ज आपका किसी लूप में घूमता है क्यू चार्ज कांस्टेंट ओमेगा से, तो उस कंडीशन में ये करंट इसका कैसे निकालेंगे, क्यू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, दैट मीन्स क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा. ये लॉजिक लगाकर हम इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर इंटीग्रेशन की अप्रोच लगेगी. तो इसके लिए हम एक रॉड बनाएंगे यहाँ पर, और अब यहाँ पर हमारा ये पॉइंट है. इधर से x पर जाएंगे और एक dx की स्ट्रिप लेंगे. इस dx की स्ट्रिप में कितना चार्ज है ये हम निकाल लेंगे, dq चार्ज. सो dq चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसका लैम्डा करंट चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय dx आ जाएगा. नाउ इसमें di निकालेंगे करंट, क्योंकि ये घूम रही है. ये जो आपका है ये घूमेगा. अगर ये घूम रहा होगा तो किससे घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है. तो di क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dq डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर. सो di हमको पता चल गया. अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसकी. तो जो dB आएगा ये आएगा म्यू नॉट इंटू डी आई बाय 2r के बराबर. बट r कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो r है वो x के बराबर दिया हुआ है. देखिए x के बराबर दिया हुआ है. सो यहाँ लगाएंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2x, और di कितना हो गया, ये हो गया di इज इक्वल टू हमारा dq अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा, dq बाय 2 पाई इंटू ओमेगा. अब dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dB हमारा आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई ओमेगा, dq हो जाएगा लैम्डा dx डिवाइडेड बाई x. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई लैम्डा dx बाई x का इंटीग्रेशन. लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, तो पहली स्ट्रिप कहाँ बनेगी, पहली स्ट्रिप यहाँ बनेगी, आखिरी स्ट्रिप यहाँ बनेगी. और हमने x 0 यहाँ पर माना है इस पॉइंट पर, तो पहली स्ट्रिप पर x की पोजीशन हमारी होगी L और आखिरी स्ट्रिप पर क्या होगी, 2L होगी. सो L से लेकर 2L तक हम लिमिट लगाएंगे, L से लेकर 2L. सो हमारा आंसर आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई ln2. सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई. ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड. एंड लैम्डा की वैल्यू दे रखी है आपको 2 बाई पाई ln2. सो देखिए यहाँ पर 4 पाई से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा म्यू नॉट बाय पाई ln2. अब कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ से कंपेयर, देखिए हमारा जो आंसर आया वो आया म्यू नॉट और साथ साथ में कितना आया, म्यू नॉट बाई पाई ln2 आया. इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा. देखिए म्यू नॉट बाई पाई ln2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाय 4 पाई ln2. यहाँ से n कितना आ गया आपका, तो देखिए यहाँ से n आ जाएगा 4, तो यहाँ से n 4 आएगा, तो हमारा 4 आंसर इसका आना. वी हैव 2 separate long cylindrical wires both having different but uniform current densities. The radius of one wire is twice that of other. The figure shows graph of magnetic field B with radial distance r from their axis. The curved paths of two graphs are overlapping. Find the ratio of B1 by B2. 2 वायर्स हैं, तो चलिए 2 वायर्स आप बनाइए. यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग है. तो हमको एक लॉजिक पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, अगर किसी भी वायर की कोई आउटसाइड पॉइंट है वो होती है म्यू नॉट आई बाय, अगर इनफाइनाइट वायर्स हैं तो होती है हमारी 2 पाई
आर के बराबर। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो आती है वो आती है म्यू नॉट बाय 2 जे क्रॉस आर के बराबर, ये आती है। अब दो वायर्स हैं यहाँ पर, अगर आप एक पॉइंट देखें, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप देखेंगे तो पहले वाले वायर में ये आउटसाइड पॉइंट है। अगर आप देखें तो देखिए ये B1 है ना, तो फर्स्ट वायर में ये आउटसाइड पॉइंट है और सेकंड वायर में ये इनसाइड पॉइंट है, मतलब कि पेरीफेरी पर है तो ये इनसाइड पॉइंट की तरह हम ट्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड B1 यहाँ तक आई तो ये इनसाइड अंदर वाले पॉइंट में, अंदर वाले पॉइंट के लिए, फिर ये बाहर वाला पॉइंट बाहर आने लगा। इसका मतलब जो R आपका रेडियल डिस्टेंस है, तो वायर 1 के लिए पहले आप R तक रेडियस से तो इसका लीनियर वेरिएशन आया, उसके बाद हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरिएशन आ गया। दूसरे वायर में 2R तक लीनियर वेरिएशन आ रहा, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरिएशन आ रहा है। तो हम ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है आपको, इस पॉइंट पर ही, इस पॉइंट पर हम दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर म्यू नॉट, यहाँ पर म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई इंटू 2R इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 और J क्रॉस R। ये हम इक्वेट करेंगे, जब म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई R इज इक्वल टू 1/2। अब अगर सेकंड वायर की बात करेंगे तो उसके लिए करंट डेंसिटी कितनी है हमारी, तो करंट I2 हो जाएगा, I2 डिवाइड बाय इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो उसका रेडियस 2R है, तो पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय किस पॉइंट पर देखना पड़ेगा, तो आपको पेरीफेरी पर देखना, तो मल्टीप्लाई बाय 2R आप और कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ आएगा I1 डिवाइड बाई 4 पाई R इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ I2 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से हम फर्दर सॉल्व जब करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर, तो ये 1:1 आ गया हमारा। तो ये फाइंड द रेशियो B1 बाई B2। तो B1 बाई B2 का जो रेशियो होगा, तो I1 इजिकल टू I2 हमारा आ गया। चलिए देखिए I1 इजिकल टू, अगर I2 हमारा आ भी गया है, I1 इजिकल टू I2। नाउ अब B1 की बात जब करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू R। देखिए B1 क्या है, इंटरनल पॉइंट, और B2 भी इनर पॉइंट है, और B2 की वैल्यू जो आएगी म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 2R के बराबर। तो जो B1 बाई B2 का रेशियो आएगा, B1 बाई B2, देखिए म्यू नॉट, यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दें, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल, और R से R भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो रेशियो हमारा आएगा वो आएगा हमारा I1 अपॉन I2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। बट I1 इजिकल टू I2 आ रहा है हमारा, तो B1 बाय B2 क्या आ गया, वो आ गया 2 के बराबर। तो B1 बाय B2 इजिकल टू 2 आ गया। देखिए यहाँ पर द फिगर गिवन बिलो शोज 2 कैपेसिटर्स C1 4 माइक्रोफेराड, C2 8 माइक्रोफेराड connected to 12 volt battery and 2 switches S1 and S2. Switch S2 is initially kept open, इसको ओपन रख रखा है, and S1 kept closed until capacitor C1 is fully charged. Switch S1 is now opened, S1 को हमने ओपन कर दिया, until electrostatic condition are restored. In this process the percentage loss of energy stored in capacitor C1 क्या होगा, इनिशियल कंडीशन देखते हैं हम। जब S1 को हमने क्लोज किया तो ये कंप्लीटली चार्ज हो गया होगा कैपेसिटर, और उस कंडीशन में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो 12 वोल्ट का आएगा, ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक स्विच था और यहाँ पर एक और कैपेसिटर था, इसका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेराड था, ये 4 माइक्रोफेराड है। हमने इसको क्लोज़ कर दिया। जैसे हमने इसको क्लोज़ किया तो क्योंकि इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल हाई है, इसके पास पोटेंशियल ज़ीरो है, तो चार्ज फ्लो होना शुरू होगा।
और तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो मान लेते दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और चार्ज फ्लो होना बंद हो गया, तो यहाँ पर लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप देखिए ये प्लेट और ये प्लेट, दोनों प्लेट पर जो चार्ज का सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इस प्लेट से इस प्लेट तक ही चार्ज आपका जा सकता है, इसको पार नहीं कर सकता है। सो इनिशियल चार्ज अगर आप देखें Q इनिशियल, ये हो जाएगा Q इजिकल टू CV, तो 4 × 12 आ जाएगा, तो आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम। अब अगर Q फाइनल देखेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर्स पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, यहाँ भी V आया होगा, यहाँ भी V आया होगा, और इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड है, इसका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेराड है। तो चार्ज आप देखेंगे कितना आएगा, तो देखते हैं चार्ज। तो 4 × V प्लस 8 × V इज इक्वल टू, फाइनल चार्ज हमारा आ गया Q फाइनल, बट Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 12V इज इक्वल टू कितना है, ये 48 के बराबर है, 48, तो V आ गया 4 वोल्ट। इसका मतलब कि पहले कैपेसिटर इनिशियल कंडीशन में जो कैपेसिटर था, ये था हमारा 4 माइक्रोफेराड और इस पर था 12 वोल्ट का पोटेंशियल इनिशियल, और फाइनल कंडीशन में आप देखेंगे कैपेसिटर तो 4 माइक्रोफेराड का ही है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो कितना है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल। तो एनर्जी इनिशियल की जब आप बात करोगे तो हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर 144, एनर्जी फाइनल की बात करेंगे तो हाफ इंटू C इंटू 16 आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे 2, तो आ जाएगा 288 माइक्रो जूल, और यहाँ आ जाएगा 32 माइक्रो जूल के बराबर। सो यहाँ से क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन C1, तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन C1 इज इक्वल टू 288 पहले थी माइनस 32 डिवाइडेड बाय 288 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो अब देखिए यहाँ पर जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 6, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 288 इंटू 100। सो जब फर्दर सॉल्व इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 88.9%। एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी आर कंबाइंड टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, देन द कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप इफ कैपेसिटी ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज C। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर। अब बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं, इनको कंबाइन कर लिया एन ड्रॉप्स को, तो अब इन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। सो इनका वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब इंटू एन इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने बड़े सी ड्रॉप में, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस कैपिटल R है। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो रो से तो रो तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ आएगा एन स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, दैट मीन्स कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई, n टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल r आ गई। अब जब आप इसका न्यू कैपेसिटेंस निकालोगे C न्यू, तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जाएगा n टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। सो यहाँ लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r n टू दी पावर 1/3, बट ये टर्म तो स्मॉल c के बराबर है, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा C न्यू इज इक्वल टू C इंटू n टू दी पावर 1/3। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा A, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इस क्वेश्चन में कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 मेटल प्लेट्स A, B एंड C ऑफ इक्वल सरफेस एरिया and separation D as shown in figure. The energy stored in the arrangement when the plates are fully charged. इसमें एनर्जी स्टोर करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए कि ये कैसे पैरेलल में लगे हुए हैं, कैपेसिटर की सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V, तो इस प्लेट का पोटेंशियल V, इस प्लेट का भी पोटेंशियल V, और जो बीच वाली प्लेट है उसका पोटेंशियल 0। यहाँ पर 3 प्लेट्स हैं, अगर यहाँ पर 3 प्लेट्स हैं इसका मतलब 2 कैपेसिटर्स बनेंगे, 2 कैपेसिटर बनेंगे,
और दोनों ही कैपेसिटर कैसे लगे होंगे, पैरेलल में लगे होंगे, बिकॉज इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V-0 एंड V-0 है। और दोनों को पैरेलल में बना लीजिए, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और इसका जो कैपेसिटेंस आएगा हमारा, ये C और ये भी C आएगा, बिकॉज C की वैल्यू हो जाएगी A∪0/d के बराबर। यहाँ एक बैटरी लगा लीजिए, 20 वोल्ट की बैटरी आ गई आपकी। सो जो C इक्वलेंट आएगा पैरेलल में डायरेक्टली जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2C के बराबर। सो एनर्जी स्टोर जो आती है वो आती है हाफ इंटू C इक्वलेंट इंटू V²। तो अब यहाँ पर C इक्वलेंट तो 2C के बराबर है, तो हाफ इंटू 2C इंटू V², तो CV² हमारा आ जाएगा आंसर। अब C की वैल्यू क्या है, A∪0/d इंटू V² हमारा आंसर आएगा। तो A∪0/d इंटू V² हमारा आंसर, ये है हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। इसमें क्या बोला गया, पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोफैराड इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ एन अनचार्ज स्फेरिकल शेल, inner radius 7 cm, outer radius 14 cm. The electric potential at the center of shell is x into 10⁴, then the value of x. डायग्राम बना के ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बना लेते हैं, यहाँ पर एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बनाते हैं, इसके रेडियस आपको दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें आपको इसका इनर रेडियस दिया हुआ है और आउटर रेडियस भी दिया हुआ है। इनर रेडियस 7 दिया है, 7, आउटर रेडियस आपका 14 दिया हुआ है। एक चार्ज है जो यहाँ पर रखा हुआ है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर पर रखा है। ये माइक्रो कूलम होना चाहिए चार्ज, माइक्रो कूलम चार्ज कर लेते हैं इसको। तो ये चार्ज हमारा Q रखा हुआ है। तो अब इसके कारण आपको पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर। तो देखिए इंड्यूस चार्ज आएंगे यहाँ पर। इंड्यूस चार्ज की अगर आप बात करोगे तो इसके इनर सरफेस पर -Q चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पर +Q चार्ज आएगा। और क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो है, लेकिन सेंटर पर आपको चार्ज निकालना है, तो आप डायरेक्टली पोटेंशियल को जोड़ सकते हैं। सेंटर पर है तो सेंटर पर तो क्या होता है, इंड्यूस चार्ज जो भी होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे, तब भी उनका प्रभाव या इफेक्ट 0 आ जाता है। सो सीधे सीधे इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, यूनिफॉर्म ट्रीट करेंगे। तो जो पोटेंशियल आएगा आपका, एक तो पोटेंशियल आएगा ये चार्ज रखा हुआ, इसके कारण पोटेंशियल आएगा KQ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻2 माइनस KQ डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁻2, और आखिरी में आएगा प्लस KQ डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10⁻⁻2। देखो ये सेंटीमीटर में। तो अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, V = KQ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻2 तो रहेगा, और यहाँ रहेगा माइनस KQ डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10⁻⁻2, ये रहेगा आपका। इसके बाद हम फर्दर अब सॉल्व करते हैं तो KQ को बाहर ले लेते हैं, 10⁻2 को भी बाहर ले लेते हैं। तो V आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 10⁻2, जब बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 1/5 माइनस 1/14, 1/5 माइनस 1/14 बचेगा। तो यहाँ आएगा KQ डिवाइडेड बाई 10⁻2, 14 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 70, तो ये आएगा 9/70 इंटू 10⁻2। K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9, और Q कितना दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10⁻6, ये आएगा 81/70 इंटू 2, 81/70 इंटू 2 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 10⁻2, ये आएगा हमारा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा, देखिए ये हमारा कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 162 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 10⁵। हमको कंपेयर किससे करना है, 10⁴ से कंपेयर करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे 162 बाय 7 इंटू 10⁴ आ जाएगा। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, कहीं गलती तो नहीं करी है हमने, क्योंकि यहाँ पर KQ है। चलिए यहाँ पर कितनी, 7 2 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 22, 7 3 21, अप्रॉक्सीमेट 23 इंटू 10⁴ आना चाहिए। तो 23 हमारा आंसर है, ठीक है, वेरी गुड, आंसर हमारा 23 है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया इन द सर्किट गिवन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की खासियत ये होती है कि आपको कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2 ओम है, 2 ओम। यहाँ पर हमारा 8 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद एक रजिस्टर है 4 ओम का, और हमने इसको ओपन सर्किट बना दिया क्योंकि स्टेडी स्टेट पर आ गया। और ये हमारा 6 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम। और इस कंडीशन में आपको बताना है कि लेफ़्ट साइड की प्लेट पर कितना चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेथड यूज़ करते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। साथ साथ में करंट जो होगा वो ऐसे आएगा और सिर्फ इस रजिस्टर से पास होगा। इसका मतलब इसका कोई रिलेवेंस है नहीं। तो इसका आर इक्विवेलेंट जो आएगा इस सर्किट के अंदर, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 2 + 6, दैट मीन्स 8 ओम। तो जो करंट फ्लो होगा इस बैटरी से आई वो होगा हमारा 8 वोल्ट अपॉन 8 ओम, दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो करंट हमारा 1 एम्पियर जा रहा है। जब करंट 1 एम्पियर जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस में आप देखेंगे, इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना का होगा, तो 2 × 1 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब इसके अंदर। तो यहाँ पर 8 अगर है और 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल 6 आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 6 आ जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल 6 और यहाँ का 0। इसका मतलब कि जो हमने कैपेसिटर बनाया उसके एक एंड पर 6 वोल्ट है, एक एंड पर 0 वोल्ट है। सो इसके अंदर चार्ज जो स्टोर होगा वो होगा हमारा C ∆V। तो Q = C कितना है 20 और ∆V कितना है 6, तो 120 माइक्रो कूलम। तो इसका आंसर 120 माइक्रो कूलम आएगा। A conducting wire carrying current I is bent in the shape as shown in figure. The net magnetic field at center O of the circular arc of radius R। देखिए आप ध्यान से, इसमें ये डायग्राम है। तो यहाँ पर एक तो ये सिस्टम है, इसको हम मार्क कर लेते। देखिए यहाँ पर पहला सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है, और तीसरा सिस्टम ये है आपका। क्योंकि जो ये वाला वायर है ये तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी आपकी। अब हम सॉल्व करते हैं। तो B = हो जाएगा B1 + B2 + B3। अब B1 की बात जब करेंगे तो B1 ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/4πr। तो अब देखिए R ये दूरी है हमारी R, तो ये हो जाएगा 4πr। किस डायरेक्शन में हो जाएगी हमारी, तो हम लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल के अनुसार। बाहर की साइड हमारा आएगा K कैप में आएगा हमारा, इसको लिखते हैं K कैप में आएगा। प्लस B2 की बात करेंगे तो ये हमारी क्या है, ये हमारी आर्क है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/4πr इंटू थीटा 3π/2। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, ये भी बाहर की साइड आएगी, K कैप में आएगी। प्लस तीसरा डायग्राम जो है ये भी हमारा वायर है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड आएगी राइट हैंड पाम रूल के अनुसार। तो ये आएगा μ0I/4π, और इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 2r डिस्टेंस है यहाँ से इसका, तो ये आ जाएगा 2r और माइनस K कैप में आएगा। हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा μ0I/4πr प्लस ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3μ0I/8r। ये दोनों तो K कैप में आ जाएंगे, और माइनस μ0I/8πr जो आएगा ये आएगा, ये भी K कैप में आएगा। इनको जोड़ें तो अब फर्दर जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा μ0I/8πr प्लस 3μ0I/8r। ये दोनों अब K कैप में आएंगे। तो अब यहाँ से हम देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो यहाँ पर μ0I/8r कॉमन ले लें, μ0I/8r अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा हमारा 1/π प्लस 3 बचेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा μ0I/8r, यहाँ बचेगा 1 + 3π/π, 1 + 3π/π। ये इसका सी आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 2 layers of dielectric as shown. This dielectric is connected across battery
द ग्राफ विच शोज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। देखिए डाइलेक्ट्रिक जब हम भरते हैं, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, यहाँ पर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं और इसके अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक भरेंगे, ये हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये होती है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसमें कि सिग्मा जो है इनकी डेंसिटी होती है आपकी प्लेट्स की। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो है लेकिन ये प्रोपोर्शनल है 1/k के। इसका मतलब हुआ कि देखिए जब तक के सेम है तो ये कांस्टेंट रहेगी। तो अब आप देखिए पहले रीजन में के हमारा कम है, दूसरे रीजन में के ज़्यादा है, तो पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और साथ साथ में ये कांस्टेंट ही होगी क्योंकि इसमें एक्स का कोई फंक्शन है नहीं। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आना चाहिए, इसका ए आंसर आना चाहिए, क्योंकि पहले हमारी ज़्यादा है और बाद में हमारी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि के पहले कम है और उसके बाद ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन फिगर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ। दोबारा से वही सेम केस करते हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला सिस्टम, ये हमारा दूसरा सिस्टम और ये हमारा तीसरा सिस्टम। सो बी जो आएगा आपका बी नेट, ये आएगा B1 प्लस B2 और प्लस B3। नाउ B1 की बात जब करेंगे तो वही है हमारा, कोई भी फाइनाइट लेंथ का वायर होता है, फॉर फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है μ0I/4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखिए हमने ड्रॉ करी, और एक एंगल हमने यहाँ मेज़र किया, ये एंगल 45 का आ रहा है और दूसरा एंगल 0 डिग्री का आएगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड आएगी। सो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, B1 की वैल्यू जो लिखेंगे ये आएगा μ0I/4πr और साइन 45, देखिए साइन 0 तो 0 प्लस साइन 45 1/√2, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा वो आएगा μ0I/4πr 1/√2। ये B1 और कहाँ जाएगी, ये आउटवर्ड आएगी, तो आउटवर्ड का डायरेक्शन बना देते हैं। अब B2 की बात करेंगे तो B2 तो आर्क है, तो B2 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है μ0I/4πr इंटू थीटा, और थीटा कितना है इसका, पाई के बराबर थीटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये भी आउटवर्ड आएगी, तो लिख लो आप μ0I/4r आउटवर्ड आ गई ये भी। और तीसरी की भी आउटवर्ड हमारी आएगी, लेकिन इसके लिए दोबारा से हमको ये फाइनाइट लेंथ वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें हम दोबारा से कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जब हम, तो दो एंगल्स हम मेज़र करेंगे, ये 45, ये भी 45 का एंगल होगा। उस कंडीशन में आप यहाँ पर लिखते हैं इसको B3, जो B3 आएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एक ऐसा वायर, करंट का एक वायर है, यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है। उस कंडीशन में दोनों एंगल 45 के हैं, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, ये 45 और ये 45 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R cos 45, R/√2 आ जाएगा। तो μ0I/4πr/√2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 45। सॉल्व करते हैं B3 को, जब B3 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा μ0I/4πr√2 यहाँ आया और 2 इंटू 1/√2 यहाँ आया, √2 कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ μ0I/4πr, ये भी आउटवर्ड आया। आप तीनों को जोड़ेंगे नेट निकालने के लिए, तो यहाँ कितना कितना आएगा, एक है हमारा μ0I/4πr 1/√2, μ0I/4πr 1/√2 प्लस दूसरा है μ0I/4r और तीसरा है प्लस, ये स्मॉल आर आना चाहिए था यहाँ पर, और तीसरा है 2 टाइम्स ऑफ μ0I/4πr। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ लिखते हैं, ये कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर किसको कॉमन लिया गया है, μ0I/4πr को कॉमन लिया है, तो हम निकालते हैं
आई बाय 4 पाई आर को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1/√2 प्लस यहाँ पाई आएगा और प्लस यहाँ आएगा 2, तो 1/√2 प्लस पाई प्लस 2, इसका सी आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। कंडक्टर पी क्यू आर एस टी यू इज कैरिंग करंट आई एस शोन इन फिगर। क्यू आर एंड एस टी आर बैंड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर सर्किल। ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड आर 3 ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई जे के आर यूजुअल मीनिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन बड़े ध्यान से आप समझिए कि इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होगी, जीरो होगी, क्योंकि इसी एक्सिस पर जा रहा है। इसके कारण भी जीरो होगी क्योंकि इसी एक्सिस से जा रहा है, और इसके कारण भी जीरो होगी, इसी एक्सिस से जा रहा है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एक तो इस लूप के कारण होगी और एक इस लूप के कारण होगी। ये दोनों लूप अलग अलग प्लेन में हैं, आप देखेंगे बड़े ध्यान से। तो पहला वाला लूप जो है, जो फर्स्ट लूप है, फर्स्ट लूप जो है ये हमारा है किस प्लेन में है ये, तो ये हमारा जेड एक्स प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में। और सेकंड लूप जो है हमारा ये किस प्लेन में है, तो सेकंड लूप हमारा है एक्स वाई प्लेन में। बस तो इन लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिख देते हैं। तो B1 प्लस B2 ये आएगा आपका B नेट के बराबर। इसमें 1 और 2 हम मार्क कर लेते हैं, तो ये हमारा पहला वाला लूप 1 है और ये हमारा 2 है। नाउ B1 कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 8A। देखिए 90 डिग्री का एंगल है, हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। तो पाई बाई 2 जैसे आप रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 8R आ जाएगा। तो वही हमने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 8 है, और किस डायरेक्शन में आएगा, तो ये जे कैप में आएगा। प्लस B2 की जब बात करेंगे आप, तो B2 ये आएगा हमारा के कैप में, ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 8। अब इसके लिए ए नहीं है, इसके लिए 4A है। देखिए इसके लिए रेडियस कितना है, 4A रेडियस है इसके लिए, तो यह आ जाएगा 4A इज इक्वल टू बी नेट आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम म्यू नॉट आई बाय 8A को कॉमन लेते हैं, तो बचेगा जे कैप प्लस आई कैप बाय 4। तो यहाँ आएगा म्यू नॉट आई बाई 8A, यहाँ जे कैप प्लस 0.25 आई कैप बचेगा। तो इसका आंसर हमारा होगा, वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज डाइलेक्ट्रिक width d/2 and dielectric constant k is equal to the another dimension of dielectric are same as the plate. The plate P1 and P2 of capacitor have area A each. The energy stored in capacitor. देखिए d/2 कैपेसिटर भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक से, तो आप ऐसा बना लीजिए इस कैपेसिटर को कि इस d/2 को ऊपर की साइड में बना लीजिए। यहाँ आपने बना लिया d/2 ऐसा, ये हमने बना लिया इसको। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो ये d/2 तक भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, और बाकी d/2 में एयर भरी हुई है। इसका एरिया A है, ये प्लेट्स है हमारी। तो इसका मतलब हुआ कि एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल ही है, वो है हाफ इंटू सी इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर। तो सी इक्वलेंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। एक बैटरी लगी हुई है, V वोल्ट की बैटरी है। तो अब ऊपर वाले कैपेसिटर की बात करेंगे, C1 ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2 इंटू के, और C2 की बात करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2 आएगा डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2 को C मान लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2 को मान लेंगे C के बराबर। तो एक कैपेसिटर तो आ जाएगा K टाइम्स ऑफ C, और K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 टाइम्स ऑफ C, और ये आएगा C, और यहाँ बैटरी आएगी हमारी V। तो जो इसका C इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट ये हम लगा लेंगे सीरीज में, तो पैरेलल की तरह जोड़ेंगे जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, 2C इंटू C डिवाइड बाई 3C। तो 2C/3 आएगा C इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब हुआ कि एनर्जी जो आएगी इसके अंदर, वो आएगी, एनर्जी जो आएगी वो आएगी हाफ इंटू C इक्विवेलेंट, 2C/3 इंटू वी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो C/3 इंटू वी स्क्वायर। अब C की वैल्यू हमने क्या रखी है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V²/3 एंड 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं, वो आएगा 2/3
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। 2/3 कहाँ है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल 3 mm, इंसुलेटिंग मटेरियल 3 mm थिक एंड रिलेटिव परमिटिविटी 4। तो एक हमने कैपेसिटर देखा, इसको हमने भर दिया 3 mm तक, तो यहाँ हमने इसको फिल कर दिया 3 mm, और साथ साथ में इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 4 है, K इज इक्वल टू 4। द डिस्टेंस द प्लेट इंक्रीज टू अलाउ इंसर्शन ऑफ सेकंड शीट 5 mm थिक एंड रिलेटिव परमिटिव एप्सिलॉन आर। इसकी हमने थिकनेस को बढ़ाया। अब थिकनेस को जब बढ़ाएंगे तो कितना, 5 mm शीट और जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि 8 mm इसकी थिकनेस हो गई। 3 mm तो ऑलरेडी भरा हुआ एक, और इसके अलावा हमने एक और डाइलेक्ट्रिक को भर दिया है, वो 5 mm तक भर दिया, तो उसको अलग कलर से बना लेते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक हमने भर दिया अलग कलर, ये ऐसे भर दिया। और फिर बोला ये गया है इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सो फॉर्म ए वन हाफ ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो जो ये कैपेसिटेंस आया C इक्वलेंट, और ये हमारा C था, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ C, ये बोला गया है। तो इसका जो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है K, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इसका तो ऑलरेडी कितना है, 4 है हमारा। तो दोनों का कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो देखिए पहले हम C निकालते हैं। C जो हो जाएगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू K। तो K कितना है इसका K 4 है, तो ये आएगा 4A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और D कितना है इसका, D 3 mm है, 3 × 10⁻⁻3। अब सिमिलरली दूसरा केस देखेंगे, तो दूसरे केस में ये दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर्स को आप सीरीज में लगा दीजिए। तो अब इनको हम डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकते, तो 1/c के फॉर्म में जोड़ेंगे। 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्टली A एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो पहले का d कितना है, 3 × 10⁻⁻2, और पहले का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 4 है, 4 प्लस दूसरा है 5 × 10⁻3 होगा, -3 डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हम 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आएगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर 10⁻³ को कॉमन लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3/4 प्लस 5/k बचेगा यहाँ पर। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 10⁻³ अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा 3k प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4k। इसको इन्वर्स कर लेते हैं, तो जो इसका C इक्वलेंट आएगा वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय 10⁻³ और ये आएगा 4k डिवाइडेड बाय 3k प्लस 20। अब हम अपनी सिचुएशन लगाते हैं कि C इक्वलेंट इज इक्वल टू C/2। सो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C/2 जैसे हम लगाएंगे तो C इक्वलेंट कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4k डिवाइडेड बाय कितना है 3k प्लस 20 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 10⁻³ से कैंसिल और A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आ गया। अब सॉल्व करते हैं तो 4k डिवाइडेड बाय 3k प्लस 20 इज इक्वल टू 4/3 आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 3 4 12 C/2 1/2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमने नहीं किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1/2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2k इज इक्वल टू 3k प्लस 20 आ जाएगा। 6k इज इक्वल टू 3k प्लस 20। सो 3k इज इक्वल टू 20 आ गया, तो k आ गया 20/3। तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया वो 20/3 आएगा इसका आंसर। तो 20/3 इसका आंसर ए सही है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सक्सेसिव स्क्वायर्स हैं, तो पहले आप एक स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितनी होती है। तो पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जितने भी वायर्स हैं इन सब की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी
इन सब की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी हमारी इनटू द बोर्ड आएगी। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो एक वायर हम लेंगे और इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। वही हमारा प्रोसीजर है एक फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। 48 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये भी 48 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और जो ये लेंथ होगी ये a/2 आएगी, अगर इसकी साइड a है तो ये a/2 आएगी। तो b फॉर सिंगल के लिए होगा μ0I/4 पाई इंटू a/2 और फिर हो जाएगा sin 40 प्लस sin 40 2 टाइम्स ऑफ sin 45। सो यहाँ आएगा 2 μ0I/4 पाई a और ये आएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ ये √2 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 2 μ0I/2 √2 पाई a। 2 से 2 भी कैंसिल आप कर दीजिए तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे μ0I/√2 पाई a। लेकिन ये कुल मिलाकर 4 साइड्स है तो b नेट जो आएगा आपका ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ μ0I/√2 पाई a। सो 4 टाइम्स ऑफ b जो नेट आएगा ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ μ0I/√2 पाई a। इसको लिख सकते हैं 2√2 μ0I/ पाई a। अब आप देखिए यहाँ पर इधर पर एक स्क्वायर ही है ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी इनटू द बोर्ड। उसके बाद दूसरा स्क्वायर जो है हमारा ऐसा ये है इसका, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारी वो आएगी आउटवर्ड। तो लगातार जो सक्सेसिव स्क्वायर्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक बार इनटू द बोर्ड आ रही है, एक बार आउटवर्ड, फिर इनटू द बोर्ड, फिर आउटवर्ड। तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा डायरेक्टली, यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो जो b आएगा पहले का आएगा 2√2 μ0I/ पाई इंटू a, बिकॉज इसकी साइड a है, पहले वाले की साइड a है। दूसरा माइनस करेंगे 2√2 μ0I/ पाई इंटू 2a। तीसरे के आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2√2 μ0I/ पाई इंटू 3a एंड ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। कॉमन ले लेते हैं हम 2√2 μ0I/ पाई a को कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। बट आप एक बार देखिए ln 1 प्लस एक्स की सीरीज़ क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 एंड इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर आप यहाँ पर x इजिकल टू 1 रखिए तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln 2 और वो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि जो हमारी ये सीरीज़ आई है ये ln 2 की सीरीज़ आई है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा b इजिकल टू 2√2 μ0I/ पाई a ln 2 के बराबर। अब देखिए आप 2√2 μ0I/ पाई a ln 2, इसका मतलब इसका आंसर c है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इन फिगर ए बी is non-conducting rod, equal charges of magnitude q are fixed at various points on the rod as shown in figure. The rod is rotated uniformly about an axis passing through O and perpendicular to its length such that linear speed at end A and B 3 मीटर पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड एट O पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको, दिया हुआ है कि B पॉइंट पर यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है इसकी वो कितनी दे रखी है, v इजिकल टू 3 मीटर पर सेकंड और ये ओमेगा से घूम रही है। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी ओमेगा आएगी वो आएगी v/r। तो v 3 है और r कितना है आपका, वो भी 3 मीटर है, तो ओमेगा आ जाएगी 1 रेडियन पर सेकंड। आप बड़े ध्यान से देखिए इसमें, देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो चार्ज है तो ये दो चार्ज मिलकर एक सर्कल बनाएंगे, ये दो चार्ज मिलकर एक सर्कल बनाएंगे और इसमें करंट प्रोड्यूस करेंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप जो आती है वो आता है μ0I/2r। I की वैल्यू पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू क्या होती है पहले भी हम बता चुके हैं आपको, I हो जाएगा टोटल चार्ज, वो 2q चार्ज है, डिवाइड बाई टाइम पीरियड तो आ जाएगा 2π/ω। तो ये सबके लिए क्या आएगा, q/π इंटू ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा 1 है तो आ जाएगा q/π के बराबर I आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के द्वारा जो आएगा वो आएगा μ0q/π μ0I/2 इंटू इसके लिए r कितना है 1 है, तो ये आएगा μ0
क्यू बाय 2 पाई। सेकंड केस कौन सा होगा? देखिए सेकंड केस होगा हमारा ये वाला चार्ज हमारा सर्कुलर ट्रैक पर घूमेगा पूरा का पूरा। तो B2 की वैल्यू निकालते हैं इसके लिए। तो B2 जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई, तो ये भी आएगा क्यू बाय कितना, क्यू बाई पाई अपॉन 2 इंटू आर। इसके लिए आर कितना होगा? 2 हो जाएगा। सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। और थर्ड अगर आप देखेंगे तो उसके लिए सिमिलरली है, B3 जो आएगा ये आएगा म्यू नॉट इंटू क्यू बाई पाई अपॉन 2 इंटू 3 आ जाएगा आपका। तीनों को जोड़ते हैं तो बी नेट जो आएगा ये आएगा म्यू नॉट क्यू बाय 2 पाई। अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 + 1/2 + 1/3 आ जाएगा आपका। तो ये आएगा म्यू नॉट क्यू बाय 2 पाई, ये कितना आ जाएगा 6 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 11/12 म्यू नॉट क्यू बाय पाई इसका आंसर आना चाहिए। 11/12 म्यू नॉट क्यू बाय पाई, तो इसका आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अ करंट कैरिंग वायर in the form of V alphabet kept as shown in figure, magnetic field interested at point P which lies on angular bisector। यहाँ पर दो वायर्स हैं लेकिन बड़े ध्यान से आप समझिए, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट P पर वो आउटवर्ड आएगी, आउटवर्ड, और इसके कारण भी क्या आएगी हमारी, आउटवर्ड आएगी। तो आप एक के मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो इस पॉइंट पर और उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हम इस वायर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए थोड़ा सा हम आगे जब बढ़ाएंगे इस वायर को, ऐसे हमने आगे बढ़ा दिया, और साथ साथ में पॉइंट पी से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे। तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। सिमिलरली पॉइंट पी से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन एक एक्सट्रीम पर एंड होगी और दूसरी लाइन दूसरे एक्सट्रीम से टच करेगी, और हम मेज़र करेंगे एंगल्स। तो ये एक मेज़र करेंगे और दूसरा एंगल हम ये मेज़र करेंगे। जो पहला एंगल आएगा थीटा 1, ये तो आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर अगर हम डायग्राम बनाए दोबारा से तो देखो ऐसा कुछ डायग्राम है हमारा, ये ऐसा, ये इस प्रकार से ऐसा, और साथ साथ में आप देखेंगे तो ये अल्फ़ा एंगल आपका आ रहा है, अल्फ़ा एंगल, ये अल्फ़ा है, तो ये भी आपका अल्फ़ा है, 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फ़ा, और ये टोटल एंगल होगा 90 का। तो थीटा 1 हमारा आ गया 90 माइनस अल्फ़ा, एंड थीटा 2 आ गया आपका 90 डिग्री का। तो बी जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। तो आर आपका कौन सा है लेंथ, आर आपकी ये लेंथ है, ये तो ये लेंथ जो है, और ये आपकी आर नॉट लेंथ है। तो इसका मतलब हुआ कि आर नॉट कॉस 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा आपका आर। तो यहाँ लिखेंगे आर नॉट कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, और साथ साथ में इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस अल्फ़ा से। बिकॉज ये नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हमने सेंस अपोजिट लिया है। ये एंगल दोनों सेम सेंस में हमारे, और हमको क्या चाहिए, हमको अपोजिट सेंस में चाहिए। ये एंगल हमारा 90 माइनस अल्फ़ा और ये एंगल हमारा 90, और ये सेम सेंस में है, लेकिन जब हम डेरिवेशन करते हैं तो अपोजिट सेंस में आना चाहिए, इसलिए नेगेटिव ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर नॉट कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, साथ साथ में साइन 90 1 माइनस साइन 90 माइनस अल्फ़ा। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर नॉट साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। बट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, तो देखिए यहाँ पर ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर नॉट और 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक इससे कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर नॉट और 10 अल्फ़ा बाई 2। बट बी नेट जो है वो 2 टाइम्स है, बट बी नेट जो है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ बी के बराबर है। तो 2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर नॉट 10 अल्फ़ा बाई 2। सो 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा
म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर नॉट टेन अल्फ़ा बाय 2। यहाँ से देखिए कौन सा आंसर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर नॉट टेन अल्फ़ा बाय 2। इसका आंसर हमारा है वो है डी आंसर इसका। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट में ये है टू मेटलिक प्लेट्स ऑफ रेडियस आर, two metallic plates of radius r at a distance d apart and its capacity c. If plates of radius r by 2 and thickness d of dielectric constant 6 is placed between the plates of condenser, then its capacity will be। डायग्राम बनाते हैं, दो प्लेट्स हम बना लेते हैं। तो दो प्लेट्स ऐसी बनाते हैं हम, दोबारा बनाते हैं। एक प्लेट्स हमारी ये है, सॉरी चलिए ऐसे, एक प्लेट और दूसरी प्लेट, ये दो प्लेट्स हैं और इनके जो रेडियस है इनका वो r है और ये डिस्टेंस डी है हमारा। तो इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया को अब यहाँ पर ये ए एप्सिलॉन बाई डी दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोला गया कि आर बाई 2 थिकनेस की प्लेट, उनका डाइलेक्ट्रिक, उनको इसके बीच में फंसा दिया गया और उससे उसको डाइलेक्ट्रिक डी से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 से भर दिया गया। दोबारा डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी दो प्लेट्स थी ऑलरेडी, इनको हमने बना भी लिया है। ये हमारी दो प्लेट्स हैं ऑलरेडी ऐसे। अब इसके बाद दो प्लेट्स और आप भरिए डालिए इसके अंदर। तो हमने एक प्लेट ऐसी डाल दी और एक प्लेट ये डाल दी हमने, और इनका जो बीच का मीडियम है इसको हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, ऐसा ये भर दिया। तो आप देखिए कि इसका रेडियस अगर r बाई 2 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। और एरिया इनिशियल जो था वो था कितना, पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये जो एरिया है ये a बाई 4 आएगा आपका। साथ साथ में जो सेपरेशन है वो d है ही आपका, सेपरेशन d है। अगर आप यहाँ पर एक पोटेंशियल लगाते हैं तो आप देखिए ध्यान से कि ये दोनों जो कैपेसिटर्स है, येलो वाला और वाइट वाला, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो आप क्या करिए, दो कैपेसिटर बनाइए, एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में बनाइए दोनों को। पहला कैपेसिटर जो होगा वाइट वाला, इसको हम C1 करते हैं, उसको हम C2 लिखते हैं। C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए टोटल एरिया आपका A था, उसमें से हमने A बाई 4 को माइनस कर दिया, तो बचा कितना, बचा हमारा 3A बाई 4, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो यहाँ आएगा 3 बाई 4 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A बाई 4 एप्सिलॉन नॉट बाई D, लेकिन ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 बाई 4 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बट A एप्सिलॉन नॉट बाय D ऑलरेडी हमको पता है C के बराबर ही है। तो यहाँ से आएगा C1 आएगा 3 बाय 4C और ये आएगा हमारा 6 बाई 4C। सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ से आएगा हमारा 3 बाई 4 एंड 6 बाई 4C, 3 बाई 4C प्लस 6 बाई 4C। तो यहाँ आएगा 9 बाई 4C के बराबर। तो देखिए 9 बाई 4C इसका आंसर होना चाहिए, तो डी इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे बोला गया अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देन द न्यू कैपेसिटेंस। पहले अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इसका कैपेसिटेंस C था, तो आप पहले C लिख लीजिए। C आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को फिल किया, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या करना होता है, आपको सिखाया गया है कि इसको आपको आधे आधे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6C रहेगा, ये भी k इज इक्वल टू 6 रहेगा। अब आपने यहाँ पर बैटरी लगाई, तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर कुल मिलाकर 4 कैपेसिटर्स बन गए हैं। वो कैसे बन गए 4 कैपेसिटर्स, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसे ही ये 4 कैपेसिटर हमारे बन गए हैं ऐसे। साथ साथ में अगर आप देखें तो इसके लिए पहले लगाएंगे C डैश, वो हो जाएगा A बाय 2, बिकॉज ये आधा एरिया हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय D बाय 2 इंटू 6। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू 6 आ रहा है। दैट मीन्स कि A एप्सिलॉन नॉट बाय D किसके बराबर था, ये तो ऑलरेडी C के बराबर था। तो हम इसको लिख सकते हैं 6C, ये 2C, ये 4C और ये हमारे दोबारा से 6C। तो यहाँ फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 कैपेसिटर बचेंगे। वो कैसे बचेंगे, एक इसका कैपेसिटर बचेगा और एक यहाँ का कैपेसिटर बचेगा। तो ये हो जाएगा
6 और 2 का, तो 12c/8, 12c/8, और दूसरा हो जाएगा 24c/10। अब दोनों को आप डायरेक्टली जोड़िए, 12c/8 प्लस 24c/10, तो 12c/8 प्लस 24c/10 कैसे कितना होगा ये, तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो 120 प्लस 2 192 डिवाइडेड बाय 80, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 120 प्लस 8 4 32, 3 8 2 6 19, ये सी आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 292, तो 212, 212 डिवाइडेड बाय 80, ये आ जाएगा 312 आएगा। तो यहाँ से अब सॉल्व जब करेंगे हम, 2 और ये 11 1 कैरी 1, हाँ ठीक है, यहाँ को इसको कैंसिल करते हैं तो देखिए कितने से जाएगा ये, तो यहाँ से 4 7 28, 32 और 4 20, ये आ गया हमारा। उसके बाद फर्दर अब करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18/10, सो यहाँ पर आएगा C इज इक्वल टू 3.9, ये C न्यू इज इक्वल टू 3.9 C, यहाँ C है हमारा, तो 3.9 C इसका आंसर हमारा आना चाहिए, तो 3.9 C ही हमारा आंसर है। A long thin walled pipe of radius r carries current I along its length. The current density is uniform over the circumference of the pipe. The magnetic field at the center of the pipe due to quarter portion of the pipe is shown in figure. आपको ये पाइप है, इसकी करंट डेंसिटी आपको दे रखी है, इसकी करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं, कांस्टेंट करंट डेंसिटी है, तो यहाँ से आप इसको लैम्डा निकालिए, लैम्डा इज इक्वल टू I/2πr, 2πr के बराबर। अब इसके बाद आप देखें तो जो क्वार्टर पोर्शन है इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पर। इंटीग्रेशन की अप्रोच हम लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप ये हमारे दो लाइन्स हैं, इनके बीच का जो पोर्शन है उसमें ही आपको उस करंट के द्वारा आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। मान लेते हैं करंट अंदर की साइड, बाहर की साइड आ रहा है ऐसे, इसमें करंट बाहर की साइड ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, थीटा पर जाकर एक डी थीटा की स्ट्रिप लेते हैं। तो अब इस स्ट्रिप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसके कारण ये आएगी हमारी इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड डी बी आएगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है डी बी का डायरेक्शन, जो डी बी का डायरेक्शन होता है वो होता है हमारा डी एल क्रॉस आर के डायरेक्शन में। तो डी एल बाहर की साइड है और आर हमारा ये है, तो देखिए डी एल जो है हमारा, डी एल तो बाहर की साइड है और एल जो आर है हमारा वो ये है, तो आर के एक परपेंडिकुलर ये है हमारा, तो डी एल क्रॉस आर, ये डी बी आ गई। अब इस डी बी के दो कंपोनेंट्स भी आएंगे, बिकॉज जितने भी आप एलिमेंट्स लेंगे सबके लिए डी बी की डायरेक्शन अलग अलग आएगा आपका, तो इन सभी डी बी के दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट आपका आएगा हॉरिजॉन्टल में, एक आएगा आपका वर्टिकल में कंपोनेंट। साथ साथ में आप देखेंगे तो थीटा, तो यहाँ से हम थीटा निकालते हैं, तो ये जो लाइन है देखो, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो ये थीटा हमारा एंगल आएगा, तो यहाँ आप थीटा भी निकाल लेते हैं, तो ये आएगा हमारा डी बी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, इसको लेते हैं डी बी साइन थीटा, और ये आ जाएगा डी बी कॉस थीटा के बराबर। तो सबसे पहले आप डी बी निकाल लेते हैं, तो जो डी बी आएगा ये आएगा म्यू नॉट आई नॉट बाय 2πr, बिकॉज इन्फाइनाइट वाई की तो यही मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो सब्सिट्यूट करेंगे हम म्यू नॉट बाय 2πr, और आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आई डिवाइडेड बाय 2πr मल्टीप्लाई बाय आर इंटू डी थीटा के बराबर। सो यहाँ से अब देखिए आप एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा म्यू नॉट आई बाय 4π² आर इंटू डी थीटा आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपन 4π² आर इंटू डी थीटा जब आएगा यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम
इसकी मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स करके निकालते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा B1, ये आएगा DB साइन थीटा। सो DB साइन थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, DB की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी पड़ेगी। तो म्यू नॉट I अपॉन 4π²R, म्यू नॉट I बाय 4π²R इंटू डी थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। सिमिलरली B2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी DB कॉस थीटा के बराबर। तो म्यू नॉट I बाय 4π²R कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। 0 से π/2 लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, 0 से π/2 लिमिट यहाँ पर लगाएंगे, तो दोनों का आंसर 1 आना चाहिए। 1 ही आएगा। अगर आप देखेंगे साइन थीटा 0 से π/2 1 है, कॉस थीटा 0 से π/2 भी 1 है, तो यहाँ B1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट I बाय 4π²R एंड B2 की वैल्यू भी आएगी म्यू नॉट I बाय 4π²R। लेकिन B1 और B2 90 डिग्री पर हैं, तो B नेट जो आएगा ये आएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 4π²R और √2 के बराबर हमारा आंसर आएगा। तो ये आंसर ए है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, अ कैपेसिटर स्टोर्स 50 माइक्रोकूलम चार्ज व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, when the gap between plates is filled with dielectric, a charge 100 माइक्रोकूलम flows through the battery, the dielectric constant of the material। डायग्राम बना के होगा क्वेश्चन। यहाँ एक कैपेसिटर बनाते हैं और हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और ये कुल मिलाकर कितना चार्ज 50 माइक्रोकूलम, तो 50 एंड माइनस 50 माइक्रोकूलम ऐसा ये स्टोर कर रहा है। इसका कैपेसिटेंस C के बराबर है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर स्टोर कर दिया तो उस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स ऑफ C के बराबर हो गया। और अभी भी यहाँ पर एक बैटरी लगी है V, तो KCV पॉजिटिव माइनस KCV नेगेटिव। लेकिन जब इस डाइलेक्ट्रिक हमने भरा तो कुछ चार्ज फ्लो हो गया बैटरी में, या बैटरी से आ गया हो ऐसा मानते, तो यहाँ से Q चार्ज आ गया, और ये Q चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम दे रखी है, Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। तो कैसे करेंगे, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो KCV माइनस यहाँ पर क्या करेंगे हम CV इज इक्वल टू हमारा 100 दिया हुआ है, तो CV की वैल्यू यहाँ पर K माइनस 1 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। लेकिन CV की वैल्यू ऑलरेडी आपको 50 दे रखी है, 50 K माइनस 1 इज इक्वल टू 100 आ गया, तो K माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो K इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। सो हमारा आंसर 3 है। इन अ सर्किट शोन इन सेल इज आइडियल विद EMF 15 वोल्ट, ईच रजिस्टर 3 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज। देखिए स्टडी स्टेट की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमको इसको ओपन सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस कैपेसिटर को ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये ओपन सर्किट हो गया। उस कंडीशन में आप देखेंगे तो करंट जो आएगा आपका, तो वो करंट कुछ तो इस पार्ट में जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा, लेकिन जो भी करंट होगा वो आपका इस पाथ से होकर चला जाएगा वापस, मतलब ये रेजिस्टेंस रिलेवेंस नहीं है। तो इसका R इक्विवेलेंट आप देखेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कौन कौन से रेजिस्टेंस लेंगे, तो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस, देखिए ये R और ये R, ये तीनों क्या हैं आपके, सॉरी ये दोनों आपके सीरीज़ में हैं, और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये हमारा पैरेलल में है। तो यहाँ से सभी रेजिस्टेंसेस कितने, सभी रेजिस्टेंसेस हमारे 3 ओम के हैं। तो अगर ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये 3 ओम का है, ये 3, तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप, तो ये 3 ओम प्लस 3 ओम 6 ओम, और 6 और 3 किसके साथ लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो 6 एंड 3 जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 2 ओम, और 2 ओम देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ से अगर हम 6 ओम लगाएं और यहाँ से हम 3 ओम लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3/9, तो 2 ओम आएगा। तो इन दोनों को मिलाकर हम, ये सब को मिलाकर 2 ओम, 2 और 3 5 ओम आ गया हमारा। तो इसका R इक्विवेलेंट आएगा हमारा 5 ओम। जब 5 ओम R इक्विवेलेंट आ गया तो कितना करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा 3 एम्पियर करंट, बिकॉज 15/5 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर करंट जाएगा इसमें,
तो पोटेंशियल यहाँ का 0, यहाँ का 0 और यहाँ का 0, तो यहाँ का 0 पोटेंशियल होगा, यहाँ का 15 पोटेंशियल, यहाँ का 15 पोटेंशियल, यहाँ का 15 पोटेंशियल आएगा आपका। अब अगर यहाँ हमको दूसरे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए सिंपल सा तरीका है, आप देखिए कि इस वाले रेजिस्टेंस में, इस वाले वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें तो यहाँ से अगर इसके अंदर आपका करंट फ्लो पता चल गया, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल आसानी से निकल सकता है। तो इसके लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की मदद लेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस ऊपर है, कौन सा? ये दोनों मिलके हैं रेजिस्टेंस, ये है 6 ओम, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है वो है 3 ओम। मान लेते इसमें I1 करंट गया और इसमें I2 करंट गया है, तो हम लिखेंगे I1 इस टू I2 इज इक्वल टू 1/6 इस टू 1/3 और सॉल्व करेंगे। तो I1 इस टू I2 1/6 इस टू 1/3 और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2 के फॉर्म में। तो I1 की वैल्यू आएगी 1/3 इंटू करंट टोटल, और टोटल करंट कितना है? वो 3 है, तो 1 एम्पियर आएगा। इसका मतलब कि जो ऊपर वाला वायर है इसमें कितना जा रहा है? 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इसके बाद 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया, तो यहाँ का पोटेंशियल 12 आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछा गया है, तो इसका आंसर हमारा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर fully charged by 220 volt supply, then it is disconnected from the supply and connected to series by another uncharged 5 microfarad capacitor. If the energy change during the charge distribution is x by 100, the value of x nearest to. पहले एक कैपेसिटर हम बना लेते हैं, 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और इसको 220 वोल्ट से हमने चार्ज किया, 220 वोल्ट। इसकी एनर्जी हमने निकाल ली, एनर्जी इनिशियल हो जाएगी हाफ इंटू 10 इंटू 220 का होल स्क्वायर। नाउ अब हमने क्या किया, इसको हमने एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कर दिया दोनों कैपेसिटर्स को। और इस पर अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड और ये 10 माइक्रोफैराड है और ये 5 माइक्रोफैराड है और ये चार्ज्ड था, ये पहले 220 वोल्ट से चार्ज था। अब क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा ऐसा इस प्रकार से बनाएंगे आपको समझ में आएगा। तो यह 10 माइक्रोफैराड और यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, ये हम लगाते हैं, ये हम बनाते हैं 5 माइक्रोफैराड। यहाँ 220 वोल्ट था, तो चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक कि इसका कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाए। तो VC हम मानते हैं कॉमन पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो टोटल चार्ज इनिशियल 10 इंटू 220 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटर, तो ये 15 आ जाएगा हमारा। से यहाँ से आएगा 5 to 10, 5 to 15, 440/3 इसका आंसर आएगा। तो एनर्जी फाइनल जो आप बात करेंगे वो आ जाएगा हाफ इंटू सी इक्वलेंट इंटू वी कॉमन का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 15 इंटू 440 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। ये सब हमारा आ गया माइक्रो जूल में आएगा। तो यहाँ से आप देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 और ये आ जाएगा 440 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 220, तो 4 इंटू 220 का होल स्क्वायर, ये लिख देते हैं हम। तो ये 2 बचेगा, तो यहाँ से आएगा 30/9 इंटू 220 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 10/3। तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 10/3 इंटू 220 का होल स्क्वायर। ये हमारी एनर्जी फाइनल आ गई। एनर्जी इनिशियल जो आएगी वो कितनी देर तक दी है हमें, 5 इंटू 220 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 220 का होल स्क्वायर। अब इसमें पूछा क्या गया है, इफ़ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द चार्ज, चेंज इन एनर्जी निकालनी है हमको। तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, वैसे एनर्जी इनिशियल ज़्यादा होगी तो यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 इंटू 220 का होल स्क्वायर माइनस 10/3 इंटू 220 का होल स्क्वायर, और ये माइक्रो जूल में तो इंटू 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो यहाँ 220 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 10/3। तो ये आ जाएगा 5/3 इंटू 484 इंटू 100, यहाँ इंटू 10⁻⁻6 आएगा। तो ये आएगा 5 इंटू 484 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻4 जूल आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 484 अपॉन 3, 5 इंटू 484/3 इंटू 10⁻⁻4 24/3 इंटू 10⁻⁻4 8 जा 24। यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ पर किस फॉर्म में है हमारा, x/100 के फॉर्म में है हमारा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर हम x/100 के फॉर्म में है तो इसको और हम सॉल्व करें अगर, तो ये आ जाएगा हमारा 0 कैरी 2 5 40 42 कैरी 4 5 24/3 इंटू 10⁻⁻4 जूल है यहाँ पर। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं हम किससे, x/100 से। x/100 तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2420 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻2, तो 24.20/3 आ गई। तो यहाँ से आप देखेंगे 3 जा 24 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 0। तो चलिए अप्रॉक्सीमेट 8 के करीब इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा 8 के करीब आएगा। तो 8/100 ये हमारा 8 के करीब इसका आंसर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट है नियरेस्ट टू। इसके बाद हम देखेंगे एन आइडियल। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा एन आइडियल सेल ऑफ EMF 20 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सर्किट शोन इन फिगर बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन इट इज फुली चार्ज। जब फुली चार्ज होगा तो कितना होगा, तो फुली चार्ज पर तो इसमें इसको ओपन सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ओपन सर्किट बना लेते हैं, और उस कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल 20 आएगा। तो यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। और साथ साथ में ये दोनों रजिस्टर सीरीज में आएंगे, ये दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में आएंगे। तो आर इक्विवेलेंट भी निकाल लीजिए इसका। तो जिसका आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा हमारा 15 और 15, तो 15/2 आएगा। जब 15/2 इसका आर इक्विवेलेंट आएगा तो करंट आप देखेंगे वो आएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 15, ये करंट आएगा हमारा 8/3 आएगा करंट आई। 8/3 जब करंट आएगा उस कंडीशन में आप देखेंगे तो दोनों में बराबर बराबर करंट जाएगा, हाफ हाफ। लेकिन तो 4/3 इसमें जाएगा और 4/3 इसमें जाएगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा तो 20 माइनस 20/3, यहाँ आएगा 20 माइनस 40/3। तो पोटेंशियल एट ए जो आएगा ये आ जाएगा 40/3 एंड पोटेंशियल एट बी आ जाएगा 20/3। तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 20/3। इसका आंसर 20/3। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू 15 माइक्रोकूलम। द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, रिड्यूस द कैपेसिटेंस 6 माइक्रोकूलम, देन द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द प्लेट्स इज इतना। 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर 15 माइक्रोकूलम से चार्ज किया गया। डायग्राम बनाते हैं, इस पर चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज हमको पता चल गया इसका कितना आ गया है, ये आ गया है 15 माइक्रोकूलम माइनस 15 माइक्रोकूलम। साथ साथ में A/0/d की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वो 10 माइक्रोफेराड दे रखी है। अब इसका कैपेसिटेंस रिड्यूस कर दिया कितना, इसका 6 माइक्रोफेराड रिड्यूस कर दिया। तो A/0/d कितना हो गया, ये 6 हो गया। डिवाइड करेंगे जब तो यहाँ से आपका A/0 कैंसिल हो जाएगा, d/d की वैल्यू आएगी। तो जो d/d की वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, तो d/d की वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी 10/6। तो 10/6 दैट मीन्स 5/3। तो d' की वैल्यू जो हमारी आ गई, ये आ गई 5/3 टाइम्स ऑफ d। तो पहले d
इनिशियल कितना था, वो तो डी के बराबर था, और डी फाइनल कितना हो गया, 5/3 डी के बराबर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आप देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5/3 डी माइनस डी, तो कितना हो गया, 2/3 डी के बराबर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप देखिए, तो फोर्स जो लगती है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वो लगती है Q²/2a एप्सिलॉन नॉट। तो वर्क जो आएगा वो आएगा हमारा F.dx का इंटीग्रेशन, लेकिन फोर्स तो कांस्टेंट है बिकॉज चार्ज आपका कांस्टेंट है, बैटरी से लगा नहीं हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे Q²/2a एप्सिलॉन नॉट, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2/3 डी हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो Q²D/3a एप्सिलॉन नॉट, Q²D/3 एप्सिलॉन नॉट। सो Q²D/3a एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा वर्क। इसको लिखेंगे Q²/3a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। मगर a एप्सिलॉन नॉट बाय डी की वैल्यू देखिए आप क्या दी हुई है, वो दी हुई है 10 माइक्रोफैराड। तो Q²/3 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶। अब Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो Q की वैल्यू दे रखी है 15 माइक्रोकूलम। तो 15 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻⁻6। तो 225 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻⁻6 आएगा आपका। इसको अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻6, दैट मीन्स 7.5 इंटू 10⁻⁻6 ये वर्क आएगा इसका। तो अब देखिए ध्यान से आप कितना है, तो -6, तो 6 इसका आंसर हमारा आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप देखेंगे तो बोला ये गया है इसके अंदर, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैविंग इनिशियल चार्ज 2Q0 is connected to a battery of potential difference Q/C, work done by battery is found to be। देखिए यहाँ से जैसे ही आपने कनेक्ट किया, देन द वर्क डन बाय द बैटरी इज फाउंड टू बी। तो देखो यहाँ पर चार्ज निकालते हैं, पहले चार्ज आपका पता है यहाँ पर कितना है, ये दिया हुआ है। अब फाइनली जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया होगा, तो स्विच को क्लोज करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का आया होगा वो कितना आ गया होगा, ये V इज इक्वल टू कितना है, Q0/C के बराबर आ गया होगा। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है, तो यहाँ का चार्ज आएगा प्लस Q0। सॉरी ये उल्टा, थोड़ा सा उल्टा जोड़ा है हमने, इसको हम सही से जोड़ते हैं। देखिए दोबारा बनाते हैं, ये कैपेसिटेंस है, ये बैटरी का लोअर टर्मिनल लेफ्ट प्लेट से जुड़ा है, और ये V इज इक्वल टू क्या है आपका, Q0/C है, इसका कैपेसिटेंस C है। तो यहाँ -Q0 चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस Q0 चार्ज आएगा। इसका मतलब आप देखिए ध्यान से, तो पहले एक इस वाली ये राइट प्लेट पर -2Q0 चार्ज था और यहाँ पर +2Q0 चार्ज था। अब कितना चार्ज हो गया, -2Q0 से Q0 आ गया। तो बैटरी ने कितना सप्लाई किया होगा, इसने सप्लाई किया होगा हमारा चार्ज, वो किया होगा 3Q0 चार्ज सप्लाई किया होगा। तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, चार्ज सप्लाई इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो सब्स्टिट्यूट करिए, चार्ज सप्लाई 3Q0 इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी कितना है आपका, ये है हमारा Q0/C, तो कितना आ गया हमारा 3Q0²/C। अब कंपेयर करिए, तो ये क्या है, AQ0²/C है, इज इक्वल टू AQ0²/C। तो हमको पता चल गया कि A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर आ गई है। थैंक यू वेरी मच।